आप सभी लोगों को नमस्कार। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो 69 से लेकर के 67 री एग्जाम तक था, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और एंशिएंट जो हिस्ट्री है PY की वो भी अपलोड हो चुका है। तो आप लोग जा करके हिस्ट्री का विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन है तो देखिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में है, उसको एक बार देखिएगा जरूर। क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन से क्या होती है ना कि जितने भी क्वेश्चंस हैं और उससे और क्या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 66 से स्टार्ट करेंगे और पीछे का जितना भी प्रीवियस ईयर है मॉडर्न हिस्ट्री का उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा हुआ था वो था कि इनमें से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो देखिए इसमें से हो जाएंगे कौन, तो ये सारे लोग तो थे ही, इसलिए इसमें कर दिया है एक से अधिक, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में निम्नलिखित लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। कानपुर से नाना साहब थे, वहीं लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, और मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। और बहादुर शाह की पत्नी बेगम जीनत महल जो थी वो दिल्ली में इस आंदोलन में भाग ली थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी BD सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहे थे, ठीक है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक तो थी किंतु इंजन ही नहीं था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को कहते हैं कि उसमें ब्रेक तो था परंतु इंजन ही नहीं है, तो फिर हम चलाएंगे कैसे, ठीक है। 1935 की भारत सरकार अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक ऐसी कार है। यह अधिनियम भारत में संघीय व्यवस्था पर जोर दिया लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय में मौन रहा, ठीक है। तो सारा चीज इसमें था। 1935 के अध्ययन में किस प्रकार से शासन करना है, किस प्रकार से व्यवस्था चलानी है, संघीय व्यवस्था किस तरह से चलना है, किस तरह से प्रशासन चलाना है, किस तरह से लोगों के साथ न्याय हो सकेगा, सभी बातें थी। लेकिन कोई स्वतंत्रता का ही जिक्र नहीं था, अर्थात मेन जो था ना, लोगों को जो स्वराज चाहिए था, स्वतंत्रता चाहिए था, उसका ही जिक्र नहीं था। भारतीय द्वारा इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो ये हो जाएगा 24 दिन। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं 12 मार्च 1930 को साबरमती से करते हैं, ठीक है, साबरमती से करते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर के ये समाप्त होता है। इसे ही नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी द्वारा आयोजित दांडी यात्रा 24 दिनों तक चलती है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। और नमक पे लगाए गए अवैध कर के यह खिलाफ था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है। तो देखिए यहाँ पे ना बिस्मिल अजीमा बादे, ठीक है, बिहार के क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1921 में सरफरोशी की तमन्ना गजल को लिखा था। हालांकि इस गजल को प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। देखिए बना इसमें पूछ रहा है क्या, इसके रचयिता, ठीक है, अर्थात लिखे कौन थे। और बना ये मतलब ना कि यहाँ पे बोल रहा है कि इस गजल को बनाए थे राम प्रसाद बिस्मिल, परंतु लिखे ये नहीं थे, लिखे थे आपको बिस्मिल अजीमाबाद, ठीक है, बिस्मिल अजीमाबाद। गजल की यह पंक्तियां आजादी के संघर्ष के दौरान क्रांतिकारियों के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो इसको लिखे थे बिस्मिल्ला अजीमाबादी, ठीक है। और यहाँ भी राम प्रसाद बिस्मिल, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, 19 जुलाई 1905 को, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया जाता है। 16 अक्टूबर को लागू होता है, घोषणा 19 जुलाई को होती है। बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन मनाया जाता है, ठीक है, संपूर्ण देश में स्वदेशी। इस आंदोलन में भारत में बने माल का प्रयोग करके एवं विदेशी माल का बहिष्कार करके साम्राज्यवादी जो ब्रिटिश थे उसको आर्थिक क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे, तो ये हो जाएंगे भोला भाई देसाई, ठीक है। इनका साथ भी बहुत सारे लोगों ने दिए थे, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो आजाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और मेजर यहाँ पे गुरबख्श सिंह ढिल्लो था, ठीक है, और शाहनवाज खां।
तो हो जाएंगे प्रेम सागर, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज खान। प्रेम सागर, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज खान पे संयुक्त रूप से मुकदमा चला था, जिसमें इनके पक्ष में भोला भाई देसाई ने वकालत की थी और लोगों ने भी इनको रिहाई के लिए मांग उठाए थे। मैडम भिखाजी कामा ने भारत के त्रिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पे फहराई थी? तो ये फहराई थी आपको स्टुटगार्ट में, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में 22 अगस्त 1907 को 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, 7वीं नंबर की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस होती है वहां पे जर्मनी के स्टटगार्ट में। वहीं भारत का पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी या फिर मां भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? ठीक है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको श्री आर दास, ठीक है। श्री आर दास को देशबंधु कहा जाता था। तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, इसलिए यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे द्वितीय दिया हुआ है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से भी जाना जाता है। वहीं श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में, ठीक है, 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे और यहाँ पे दे रहा है पेरिस में, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में होती है। वहीं 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस किए थे, ना कि विलियम बेटन बॉर्न किए थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान समाजवादी नेता नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे 31 दिसंबर 1929 में मध्य रात्रि को यहाँ पे एक रावी नदी के तट पे लाहौर अधिवेशन होती है और वहां पे घोषणा की जाती है कि 26 जनवरी को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता बाद मतलब कि इस दिन ना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे और उसी के बाद स्वतंत्रता होने के बाद ना 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है, बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्ष 1765 में बंगाल में द्वि शासन प्रणाली लागू की गई थी। इसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इसके तहत अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखे और कर्तव्य भारतीयों पर थोप दिए थे। ठीक है, कि कार्य आप करो रजाओं को और जो भी चीजें थी अधिकार जैसे कि धन संपत्ति संपदा प्रशासन सब अपने पास रखा और भारतीयों के शासन के जिम्मेवारी लोग नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने कठपुतली जो राजा थे उनको रहने दिया। ये एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पे महाभियोग मुकदमा चलाया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, ठीक है, तो बर्ग के द्वारा इन पे मुकदमा चलाया गया था। हालांकि बाद में 10 साल के बाद इनको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, 85 में चला था ये, 1785 में। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो ये हो जाएंगे आपको स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। 11 सितंबर 1893 में शिकागो अमेरिका में 11 सितंबर 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के धर्म प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो था वो नरेंद्र दत्त था। ठीक है, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके जन्म दिवस पर ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत का आध्यात्मिक गुरु का बात करें तो स्वामी विवेकानंद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये हो जाएंगे
CR दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था। इसी विवाद को लेकर के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अलग होकर के स्वराज पार्टी का गठन किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था व्यवस्थापिका सभा में प्रवेश कर सरकार की नीतियों की आलोचना करना, ठीक है। तो कांग्रेस ना नहीं जाना चाहते थे विधायिका में पार्टिसिपेट करना, लेकिन CR दास और फिर मोतीलाल नेहरू ये लोग जाना चाहते थे और इसीलिए इन लोगों ने जाकर के स्वराज पार्टी बनाते हैं 1923 में, क्योंकि महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की मतलब नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया। इसकी रचना किसने किया था? तो ये चाहेंगे दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। यह नाटक नील विद्रोह 1859 पे आधारित है। इसमें नील किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की गई है। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त, ठीक है। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। नील विद्रोह की घटना बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, जिसके प्रमुख नेता दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास थे। तो नील विद्रोह आपको बंगाल में हुआ था और वहां पे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। इसके प्रमुख नेता 1760 का प्रसिद्ध वांडे रास का युद्ध जो होती है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा जाता है? तो बिल्कुल ये हो जाएंगे फ्रांसीसी, ठीक है। तो 1760 का वांडेवास युद्ध जो होती है फ्रांसीसियों के साथ लड़ी जाती है। 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वांडेवास का युद्ध होता है। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार होती है। वांडेवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकोट ने किया था, ठीक है। आयरकोट ने अंग्रेजों की तरफ से थे। वहीं इस युद्ध के बाद यह तय हो गया था कि भारत पे स्वामित्व जो था अंग्रेजों का होगा। वांडीवास जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। वांडीवास तमिलनाडु में है। वहां पे 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया? तो 1909 का। तो भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 करता है और इसमें मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसने ही भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार की थी। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह होता है। तो वह कहाँ पे होती है? तो ये बिल्कुल हो जाता है आपको सिंहभूम में। कोल विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में होता है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत और मदारी महतो थे, ठीक है। मदारी महतो और बुद्धू भगत थे कोल के। मदारी महतो और बुद्धू भगत। यह विद्रोह 1831 से 1832 में होता। 1831 से 32 में। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये हो जाएंगे श्यामल दास कॉलेज भावनगर। श्यामल दास कॉलेज भावनगर। तो गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई जो है वो राजकोट पोरबंदर में ही होती है, जबकि मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई की। उनके बाद उन्हें इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई की थी, ठीक है। तो भावनगर के श्यामल दास, उसके बाद इंग्लैंड जाके। तो अभी 66 का क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी स्टार्ट होता है 66 री एग्जाम का, ठीक है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं थे, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जो कोई भी नहीं थे, क्योंकि भारत के प्रथम गवर्नर जो थे विलियम बेंटिंक थे और उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका शासनकाल विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर 35 तक था। इसके द्वारा बहुत सारे सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार किए गए। 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से इन्होंने किया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध को 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद इसने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। 23 जून को 22 जनवरी को, ऐसा डेट याद रखना है, ठीक है। 22 अक्टूबर, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति मेरठ से शुरुआत हुई थी और यह इसमें ना 20वीं NI के जो थे वो सिपाही थे छावनी के, जबकि मंगल पांडे जो थे 34वीं के थे।
1857 ईस्वी का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली प्रतिक्रिया थे। इस विद्रोह का प्रभाव धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 56 से लेकर 62 तक था। ठीक है, तो 56 से लेकर 62 तक रहे थे लॉर्ड कैनिंग। 56 से 62। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। ठीक है, मुंडा का नेता बिरसा मुंडा थे। यह विद्रोह का विस्तार क्षेत्र दक्षिण बिहार झारखंड था। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है। इनके विचारों एवं कार्यों के कारण ही इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा को एक अन्य नाम धरती आबा के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो ये हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करते हैं 1875 में। यह समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करता था। आर्य समाज को मानने वाले लोग शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा वे मूर्ति पूजा, बलि, अंधविश्वासों का विरोध भी करते थे। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो बिल्कुल ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत भारत रत्न के 1954 में होती है। प्रथम व्यक्ति राधा कृष्ण थे। पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म दिवस जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, द्वितीय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। वहीं कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये मात्र तीसरे अधिवेशन में, ठीक है, 85, 86, 87, 87 में तीसरा अधिवेशन होता है, मद्रास में होता है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद रहमतुल्लाह सयानी जो 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इनकी अध्यक्षता में ही पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी, जबकि पहली भारतीय महिला की बात किया जाए तो वो सरोजिनी नायडू थे। ठीक है, सरोजिनी नायडू थी। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किए थे। वे कौन थे? तो वो जाएंगे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। लॉर्ड कर्जन ने सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया। इसके बाद 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन करता है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल का बात करें तो 1899 से लेकर के 1905 तक था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी किसने? तो ये हो जाएंगे 1870 में महादेव रनाडे। ठीक है, एमजी रनाडे। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे 1870 में एमजी रनाडे किए थे। 1870 में एमजी रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं। 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। जबकि इसके अन्य संस्थापक सदस्यों में गणेश वासुदेव जोशी और एस.एच. चिपलुंकर थे। ठीक है, तो एमजी रनाडे पूना सार्वजनिक सभा 1870 में और अन्य सदस्य पहले तो ये बाद में एंट्री करते हैं। एमजी रनाडे 1800 यहाँ पे 70 दे रहा है, वहाँ पे घटना चक्र 1871 देता है कि वहाँ पे एंट्री करता है 70 में, जबकि गणेश वासुदेव जोशी और एच.एस. चिपलुंकर ही मतलब पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना करते हैं। ऐसा घटना चक्र में दिया है, पर कोई बात नहीं। मेनली हम लोग क्योंकि ये बढ़ावा दिए थे ना इसको एमजी रनाडे, इसलिए इसको ही याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन हुआ था, उसमें कितने मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो बिल्कुल दूसरा में 33 हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में होता है। ठीक है, कलकत्ता में, जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और इस अधिवेशन में कुल 431 सदस्य शामिल हुए थे। 431, ठीक है, कुल 431 थे, जिसमें से मुस्लिम प्रतिनिधि 33 थे। मुस्लिम 33 थे। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो सभी लोग जानते हैं यह जो कृषि का नीति था ना, नगदी फसल था। ठीक है, नील नगदी फसल जो है, कृषि नीति नहीं था, तो नगदी फसल के लिए था, क्योंकि चंपारण आंदोलन मुख्यतः नील की खेती की समस्या को लेकर था और नील जो है वो नगदी फसल है।
इस आंदोलन का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने किए थे और इसके प्रयास से ही 3 कट्टा पद्धति को समाप्त किया गया। नील एक प्रकार का नकदी फसल का उदाहरण है। ठीक। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा नहीं था? ठीक है, कौन सा नहीं था? तो जो इसका हम लोग सेक्शन ना डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 में डब्ल्यू बनर्जी करते हैं। दूसरे के आपको दादा भाई नौरोजी करते हैं और तीसरे के करते हैं प्रथम मुस्लिम जो थे ना, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। ठीक है, द्वितीय के बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। 1896 में रहमतुल्लाह सियानी करते हैं। ठीक है, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच में संपर्क मित्रता बढ़ाना, देशवासियों में जातीय संप्रदाय की भावना को दूर करते हुए उनमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, तो बिल्कुल ये बात सही है। देशवासियों के बीच जातीय संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना, ये भी सही है। शिक्षित वर्ग के पूर्ण सम्मानित से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये भी करेक्ट है। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर क्या करें, ये भी तो सभी का सभी, इसमें एक सभी कह सकता हूँ, सभी सकता है। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो अभिनव भारत ब्रिटिश सावरकर करते हैं 1906 में लंदन में। ठीक है, उससे पहले ये करता है 1904 में। तो ब्रिटिश सावरकर 1904 में अभिनव भारत की स्थापना करते हैं और 1906 में 2 साल के बाद यह लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। तो ये चीजें कंफ्यूजन कर सकते हैं कि 1904 में भी करते हैं, तो 2 साल के बाद ये लंदन जाते हैं और वहां पे अभिनव भारत की सोसाइटी की स्थापना करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था किसने? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण जो थे वो दिवाली के दिन ही नवंबर में फरार हो जाते हैं अपने 5 साथियों के साथ जंगलों में रह करके बकरी का टापू नामक स्थान पे आजाद दस्ता का गठन करते हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था संचार व्यवस्था को ठप करना और छापामार युद्ध के लिए युवकों को प्रशिक्षित करना। तो ये नाम बकरी का टापू नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बकरी का टापू। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो मुस्लिम लीग जो था इसमें से देखिए कोई भी नहीं है, क्योंकि ये 1908 में ही किए थे ना, 1908 में अमृतसर में हुआ था। उसके बाद इनका स्थापना होता है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में होता है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। इस अधिवेशन के पहले वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1908 में शुरू होता है, अमृतसर में होता है, वहीं पे इनका कानून संविधान भी बनता है। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष आगा खां थे और इसका मुख्यालय जो था वो लखनऊ में था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में हुआ और इसके पहले अध्यक्ष आगा खां थे और 1908 में अमृतसर में नियमित रूप से हुआ था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक है, महेंद्र प्रताप काबुल में एक अंतरिम सरकार बनाते हैं। तो इनमें से बताना है कि गठन हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1915, इसी के समय हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्यन पेशवा, ये भी आई है, आर्यन पेशवा किसको कहा जाता था? तो महेंद्र प्रताप सिंह का, और भारत का आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और आर्यन पेशवा हो जाएंगे महेंद्र प्रताप सिंह, आर्यन पेशवा। तो यहाँ पे दे रहा है गदर आंदोलन, तो बिल्कुल नहीं, 14 में ही हुआ था। स्वदेशी आंदोलन तो और पहले हो गया था। होम रूल आंदोलन भी नहीं, 16 में हुआ था। ये द्वितीय विश्व युद्ध 14 से 18 के बीच में हुआ था। तो ये होना चाहिए, नहीं द्वितीय भी नहीं हुआ था, 39 से 45 होता। प्रथम का था ना, प्रथम विश्व युद्ध, तो ये करेक्ट हो सकता था। तो ये 1915 में किए थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में किए थे। तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, किसके नेतृत्व में? तेभागा। तो यह किसानों के नेतृत्व में हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। यह आंदोलन 1946 में, ठीक है, 1946 में होता है। यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान के दर घटा करके 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। तो ठीक है, इन्होंने ना लगान के दर को 1/3 घटा करके
संघर्ष शुरू किया था और इस आंदोलन का नेतृत्व कंपा राम सिंह और भवन सिंह किए थे। भुवन सिंह कह देता है, भवन सिंह, ठीक है। प्रतिभागा का कंपा राम सिंह और भवन सिंह 1946 में बंगाल में किसानों के साथ हुआ था। इन्होंने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुसार लगान को घटा करके 1/3 करने का मांग कर रहे थे, 1/3। किसने कहा था कि जब तक तीसरी शक्ति या इंग्लैंड यही है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है कोई नहीं, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो इसको स्किप ही कर दिया जाए। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ही किए थे, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में, और नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, जबकि जयप्रकाश नारायण सचिव थे। तो जयप्रकाश नारायण की वजह से ये बहुत ज्यादा मतलब जाना जाता है उनके नाम से, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं बने थे, बल्कि वो सचिव बने थे। वही नरेंद्र देव थे जो थे वो अध्यक्ष बने थे। 66 का एग्जाम भी खत्म, अभी स्टार्ट है 65, ठीक है। तो व्यक्तिगत 65 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जो व्यक्तिगत के बिल्कुल विनोबा भावे, तृतीय जवाहरलाल नेहरू और तृतीय ब्रह्मादत्त। तो ब्रिटेन द्वारा बिना भारत के राजनीतिक दलों की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की तरफ जब खींच लिया गया, इसकी वजह से 1940 में महात्मा गांधी द्वारा अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया, और 17 अक्टूबर को पवनार में ये चीजें शुरू होती हैं, और महाराष्ट्र में जो कि है, ठीक है। तो इस सत्याग्रह में प्रथम जो थे ना सत्याग्रही, वो थे आपको विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मादत्त। लंदन में इंडिया हाउस, ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में करते हैं। इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये सखाराम गणेश देवस्कर ने, ठीक है, सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा जो पुस्तक है वो क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित एक बंगला पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में किया गया था। तो देशेर कथा का जो प्रकाशन है 1904 में किया जाता है। इस पुस्तक में गुलामी एवं यातना को चित्रित किया गया, ठीक है, गुलामी और यातना को चित्रित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है। महासचिव ए.ओ. ह्यूम, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, बीजे तिलक कहे थे, बिल्कुल। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बीजे तिलक का है, ठीक है। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा समाचार पत्र शुरू किए थे। तो विजय तिलक जो थे ना, उन्होंने मराठी भाषा में, ठीक है, मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा समाचार पत्र शुरू किया। 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव मनाया गया और 1895 में शिवाजी उत्सव, 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया। उन्होंने 1916 में इंडियन होम रूल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। 1916 में इंडियन होम रूल की शुरुआत भी करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो बिल्कुल ये हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड या सर की उपाधि दी गई। इस उपाधि को उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में वापस लौटा दिए थे, ठीक है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएंगे जी.के. गोखले।
भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना J.K. गोखले ने 1905 में की थी। भारतीय सेवक समाज द्वारा नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां 4 लोग को दिया गया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन डकैती होती है 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को होती है। इसी को काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है। ट्रेन से खजाना लूट के हथियार खरीदने की योजना बनाई गई थी कि इसमें से कुछ पैसे लूट करके और हथियार खरीदे जाएंगे। इस लूट कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और फिर एक रोशन सिंह थे ना, ऐसे 4 लोग थे, इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस किसने किताब जो है किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे सी.आर. दास। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस भारत भारतीयों के लिए है पुस्तक, चित्तरंजन दास लिखे थे। चित्तरंजन दास उन्होंने देश बंधु, उन्हें जो है ना चित्तरंजन दास को, सी.आर. दास को देश बंधु भी कहा जाता था। ठीक है, देश बंधु और दीन बंधु श्री फंटूश। असहयोग आंदोलन के बाद 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना भी करते हैं। उनको देश बंधु कहा जाता था। इन्होंने पुस्तक लिखा था भारत भारतीयों के लिए है। सत्य शोधक समाज की बात किया जाए तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था, 24 सितंबर 1873 को। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना। गुलामगिरी जो पुस्तक थी वो भी ज्योतिबा फुले की रचना थी और इसी गुलामगिरी के आधार पे ना एक अभी मूवी भी आया है ना, ये बहुत ज्यादा विवादित भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये बनी थी और 1925 की कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, जबकि 1933 का कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेन गुप्ता तीसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। तो देखिए ये 3 महिलाएं सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी हैं। प्रथम 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट, तृतीय 1933 का नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता में बनते हैं, जबकि 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर में बनते हैं। ठीक है, और यह भारतीय भी थे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो बिल्कुल कैप्टन स्लीमैन। ठग वंशानुगत क्रूर होते थे और लुटेरे होते। वंशानुगत थे मतलब पिता भी ठग रहे हैं, बेटा भी ठग रहा है, सब उनकी जो ट्रिक थी ना वो धीरे धीरे अपना पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते थे। ठीक है, विलियम बेंटिंक के समय ठगों का उन्मूलन किया गया। ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में कठोर अभियान चला के हुआ था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये थे आपको डफरिन हो जाएंगे ना, लिटन। अच्छा, डफरिन के समय नहीं, ये हुआ था म्यांमार वाला हुआ था, ये लिटन है। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन 1876 से 80 के समय थे। लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से 80 था। इन्हीं के समय में अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का अनुसरण किया जाता है। लिटन के समय है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लिटन के समय, और अफगानिस्तान पे बढ़ते रूसी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आक्रामक नीति अपनाई जाती है। साहित्य जगत में लिटन को ओवेन मैरेदिथ भी कहा जाता है। साहित्य जगत में लिटन को ओवेन मैरेदिथ कहा जाता है और यह आक्रामक नीति अपनाने का उद्देश्य ये था कि उसी समय जो था ना 76 से 80 के समय में रूस यहाँ पे अटैक करने का प्रयास कर रहा था। तो इससे इनको लगा कि मतलब बगल वाला जो है ना राज्य अफगानिस्तान को कब्जा पहले ही कर लेना चाहिए। ठीक है, ओवेन मैरेदिथ, लॉर्ड लिटन। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे डांडे दिया है, ये तो नहीं होना चाहिए, साबरमती होना चाहिए। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी मार्च की शुरुआत, नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी में जा करके डांडी में नमक कानून तोड़ते हैं और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे कहाँ प्रारंभ किए थे? तो साबरमती होना चाहिए। ठीक है, साबरमती शुरू किए, डांडी पहुंचे और नमक का सत्याग्रह किए थे।
इसका मुख्य उद्देश्य था विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य को सामूहिक रूप से करके अंग्रेजों को झुकाना। वही साराबंदी आंदोलन 1922 जो होता है वह किसके नेतृत्व में प्रारंभ होती है, तो ये होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल। साराबंदी आंदोलन 1922 में होती है साराबंदी, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होती है। इस आंदोलन में किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लेता है और वल्लभ भाई पटेल ने खेरा आंदोलन 1918 एवं बारदौली सत्याग्रह 1928 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था। तो खेरा आंदोलन 1918 में और बारदौली सत्याग्रह 1928 में, ठीक है। खेरा 18, बारदौली 1928 और साराबंदी आंदोलन 1922 था, ये भी कर से ही संबंधित था। साराबंदी आंदोलन 1922 और तेभागा आंदोलन 1946 जो था बंगाल में, वो भी किसानों से ही लगान वगैरह का 1/3 करने का मांग था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, कि जेबी कृपलानी। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 1946 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी 1946 में, ठीक है। इससे पहले अबुल कलाम आजाद थे 45 तक। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के लिए भुगतान देने के लिए जिम्मेदार होता था, तो ये हो जाएगा रैयतवाड़ी, ठीक है। तो रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत 1820 में होती है, मद्रास में होती है। और मद्रास के तत्कालीन गवर्नर उस समय थे ना थॉमस मुनरो, इन्होंने ही मद्रास, बम्बई एवं असम में लागू किया था। मद्रास, बम्बई, असम में थॉमस मुनरो ने लागू किया था, ठीक है। लेकिन रैयतवाड़ी के स्टार्ट तो 1792 में ही हो गया था, ठीक है। तमिलनाडु के 12 महल जिले ऐसे करके समथिंग कुछ है। देखिए चूंकि वहां पे ये थॉमस मुनरो जो थे ना मद्रास के गवर्नर उस समय बनते हैं 1820 में, इसीलिए वहां पे ये लागू होता है। इसके तहत किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब वे कंपनी को स्वयं राजस्व देते थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पे, स्थान पे, भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर होता था कि यहाँ पे कितनी उपज होगी, कितनी भूमि है। 65 में दिव्यांग कोटा में क्वेश्चन जो पूछा गया उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं, तो बिल्कुल ये हो जाएगा फ्रेंच की मदद से, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों से लड़ना था तो 1755 में शस्त्रागार बनाना था फ्रेंच की मदद लेके। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बने थे, ठीक है। 1761 में ये मैसूर के शासक बनते हैं। हैदर अली के नेतृत्व में प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों का डटकर सामना करते हैं। हैदर अली फ्रांसीसियों की सहायता से डंडीगुल में एक शस्त्रागार भी बनाते हैं। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ था और ये हुआ था ना 2 युद्ध हुआ था 67 से 69 और 80 से 84, ठीक है। 82 में इनका देहांत हो जाता है। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुई, ये हो जाएगा कालीकट में। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा ने भारत के कालीकट पे पहुंच करके 17 मई को, देखिए डेट इंपॉर्टेंट, 1498 तो सब याद कर लीजिए, 17 मई को यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। इसने कालीकट, गोवा के बंदरगाहों पे अपनी पहली व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1503 ईस्वी में व्यवस्थित रूप से अपनी कोठी जो है कोचिन में स्थापित किया। तो पहले कालीकट में ही इन्होंने गोवा में ही शुरुआत किया, उसके बाद जाके 1503 में कोचिन में स्थापित करते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। मद्रास रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया, थॉमस मुनरो ने। 1820 में थॉमस मुनरो व्यवस्था का प्रारंभ किया। इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान करना था। मद्रास में यह व्यवस्था लगभग कितने वर्षों, 30 वर्षों देना, 30 वर्षों तक चला था और 51% भूमि पे लागू था। सबसे ज्यादा भूमि पे ना यही लागू था, रैयतवाड़ी ही 51%, ठीक है। एक सेकेंड, ये 51% पे था और अस्थायी बंदोबस्त जो कार्नवालिस लाया था 93 में ना, वो मात्र 19% पे था और 31% पे आपको हो जाएगा महालवाड़ी, 31% पे महालवाड़ी था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में हुआ। शुरुआत धर्म के रूप में हुआ लेकिन अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, ये डॉक्टर एस एन सेन का कहना था, ठीक है।
10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती। इस क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों का भिन्न भिन्न मत है। बीडी सावरकर ने इस क्रांति को भारत का पहला बीडी सावरकर तो पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जबकि एसएन सेन ने कहते कि शुरुआत तो इसका धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, लेकिन अंत होते होते स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया था। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो बिल्कुल 1925 हो जाएगा। यहाँ पे 24 ऑप्शन है, इसलिए गलत है। कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू। ठीक है, 3 महिला बनी है। नलिनी सेनगुप्ता, कलकत्ता अधिवेशन 1933, सरोजिनी नायडू 1917, कलकत्ता अधिवेशन 1925, कानपुर। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो बिल्कुल यह कथन है सही है। लाइक अली जो थे ना, वो निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा सेकंड कह रहा है कि हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि क्योंकि 48 घंटे वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 दिन चला था। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15 अगस्त 1947 के दिन हस्ताक्षर किया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 4 और 5 आपको सही है कि शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। तो शाहनवाज भुट्टो जो थे ना, जूनागढ़ जनमत संग्रह जिसको मिलाया गया था, इसके आखिरी दीवान बने थे शाहनवाज भुट्टो। वहीं के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में चुना था। तो वर्ष 1949 तक जूनागढ़ जो था ना, 1949 तक 47 में आजाद हुआ, 2 साल लग गया। तो हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सभी भारतीय राज्यों में विलय हो चुका था। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर को छोड़कर इन तीनों राज्यों के विलय के लिए आवश्यक कार्रवाई करने पर जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया गया। वहीं हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। इसके लिए भारतीय सेना ने 5 दिनों तक मशक्कत किया और ऑपरेशन पोलो चला था। वहीं जम्मू कश्मीर अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में मिलाया गया। इन तीनों राज्यों सहित देश में सभी देशी रजवाड़े और राज्यों को मिलाने एवं एकीकृत करने में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? तो जाएंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियार्ट पत्रिका के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। इस पत्रिका हिंदू पैट्रियार्ट के माध्यम से अनिल आंदोलन जो चल रहा था ना 1859-60 के आसपास, ठीक है, बंगाल में, तो उसको उठाया गया था उस मुद्दे को, और यह एक साप्ताहिक पत्रिका था। इस पत्रिका का प्रकाशन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कलकत्ता से हुआ था। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ना, इसकी स्थापना किया था 1876 में। और इसके साथ आनंद मोहन बोस भी थे। तो ये दोनों ऑप्शन दे दिया ना, इसीलिए इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों थे। इंडियन एसोसिएशन को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नेशनल शब्द भी आ गया। वर्ष 1885 में संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया जाता है। तो इंडियन नेशनल अगर एसोसिएशन का बात किया जाए तो यह विलय हो जाता है 1885 में। ठीक है, और चूंकि इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन बाद में हुआ था और यह 1885 में विलय हो जाते हैं। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो ये हो जाएगा 1913 में। ठीक है, 1913 में। तो साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन उद्देश्य जो है मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया 1913। आजादी के संघर्ष के दौरान कई ऐसे नेता थे जो सांप्रदायिक नीति के विरुद्ध थे, जिसमें से शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना भी सांप्रदायिक नीति के विरुद्ध थे, लेकिन बाद में इनको लगने लगा कि मुसलमानों की प्रतिनिधित्व कम है, इसलिए इन्होंने अलग जो है ना देश की मांग किए थे। इन्होंने 1913 में स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव भी पारित किया। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम नेताओं के सहयोग से कांग्रेस एवं लीग के मध्य एक समझौता भी होता है, जैसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लखनऊ पैक्ट। होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित है क्या?
तो देखिए इनमें से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें थी ना ब्रिटेन का खर्च। जैसे दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया है कि सैनिकों के वेतन भत्ते, ठीक है, सैनिकों के वेतन भत्ते आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व थे। 1857 की क्रांति को दबाने में जो रकम खर्च की गई थी उसे भी भारतीय खजाने को ही देना था। इसके अलावा भारत द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रशासन और सेना के खर्च का भी भुगतान किया जाता था। तो यहाँ तक कि मतलब यहाँ पे जो भारत में सेना है उनको दिया जाना, 1857 में जो खर्च हुआ उसको भी भरपाई करना। इसके अलावा जो वहां के नागरिक थे ब्रिटिशर्स के, उसके प्रशासन सेना के खर्च का भी भुगतान होता था। वर्ष 1897 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो 1857 के अमरावती अधिवेशन को, ठीक है, 1857 के अमरावती एक सेकेंड अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 13वां अधिवेशन अमरावती में संपन्न होता है 97 में। इस अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिन का तमाशा कहकर उपहास उड़ाते हैं, जबकि लाला लाजपत राय ने इसे वार्षिक मेला कहे थे, ठीक है, वार्षिक मेला कह के मजाक उड़ाए थे लाला लाजपत राय। और 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने अमरावती 1897 के अधिवेशन को, ठीक है, 1897 अमरावती। मतलब ऐसे याद रखना है कि 1896 में जस्ट रहमतुल्लाह से आने वाला होता है जिसमें वंदे मातरम गाई जाती है, उसके 1 साल के बाद अगले साल वाला। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन था? जिम्मरमैन योजना से, ठीक है, जिम्मरमैन योजना से संबंधित कौन था? तो ये भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल और अन्य लोगों ने 1915 में इस योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना करते हैं, ठीक है, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना करते हैं। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य था भारतीयों को भारत में रह करके क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कह दिया गया है 1 से भूपेंद्र नाथ दत्त, इसमें देखिए दिया हुआ है। इसके अलावा लाला हरदयाल, तो 2 लोग हो जाएंगे तो 1 से अधिक हो जाएगा ना। लाला हरदयाल और भूपेंद्र नाथ दत्त ये तीनों लोग जिम्मरमैन योजना, ठीक। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे किस आंदोलन से? तो किसान नेता मोतीलाल जो तेजावत थे वो संबंधित थे आपको मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, ठीक है, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। मोतीलाल तेजावत एक क्षेत्रीय नेता थे। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। वनवासी संघ भील, गरसिया आदि जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार का इन्होंने विरोध किया था। इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता था मोतीलाल तेजावत को, ठीक है। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा थे। ये मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में होता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचता है। इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। 1920 के बीच में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था? तो हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत एन.एम. हार्डिकर किए थे, ठीक है, एन.एम. हार्डिकर। हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना एन.एम. हार्डिकर ने किया था। एन.एम. हार्डिकर भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। एन.एम. हार्डिकर स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदुस्तानी सेवा दल भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1920 में हुआ था हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत एन.एम. हार्डिकर। बम्बई योजना में प्रस्ताव था किसका? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतने सारे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ई। कितना ई आंसर बनाया है ना। बम्बई योजना का प्रस्ताव भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों के एक समूह ने तैयार किया था, जिसमें जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिरला, जॉन मथाई आदि शामिल थे। जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिरला और जॉन मथाई थे। इस योजना को बिरला टाटा प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की प्रमुख बातें ये थे कि इस योजना में नियोजित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। इसने विदेशी पूंजी निवेश रहित योजना का प्रस्ताव रखा। इसने राज्य अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये 65 का भी सारा का सारा क्वेश्चन खत्म।
अभी 64th बीपीएससी का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये लोग सभी लोग जानते हैं, हाजी शरीयतुल्लाह। फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। इस आंदोलन का प्रभाव जो था क्षेत्र पूर्वी बंगाल में था। इस आंदोलन की शुरुआत 1818 में होती है। हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा 1818 में ही फराजी आंदोलन शुरू होता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। यह एक पारसी बुद्धिजीवी थे, शिक्षाविद थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है और धन निकासी का सिद्धांत भी दिए थे। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पटाखा किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता, ठीक है। तो ये चीजें से मतलब नहीं था, बल्कि बाकी सभी था, जैसे कि ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, और भत्ते की रोकथाम। तो 1857 की क्रांति के समय देखिए धार्मिक राजनीतिक नीतियां थी, भारतीयों के साथ भेदभाव था, और उस समय ट्रिगर एनफील्ड राइफल जिसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल करके उसमें किया जाता था, सुअर का भी, तो मुस्लिम भी भड़क गए, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय आहत हुए थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की सीमा जो थी वो चांदनी चौक से पालम तक थी, ठीक है। चांदनी चौक से पालम थे बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर चांदनी चौक से पालम तक 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है। आयोग द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो ये हो जाएंगे हैदराबाद के निजाम। बाकी सभी विजयनगर क्या किए थे? तमिलनाडु का पॉलीगर किए थे। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी भी किए थे। तो हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ यहाँ पे विरोध नहीं किया था, और इसीलिए लास्ट में ना भारत में मिल भी नहीं रहा था हैदराबाद। इनको फिर से ऑपरेशन पोलो के तहत ने यहाँ पे मिलाया गया इसको। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले ही यह साम्राज्य समाप्त हो जाता है। वहीं ट्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह होती है 1808 से 1809 को, ठीक है। तो 1808 से 1809 में दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह ट्रावणकोर में होता है। 1875 का दक्कन के दंगा का तत्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था महाजन के द्वारा वसूली जा रही ऊंची ब्याज दरें। दक्कन विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम घाट था। इस विद्रोह की शुरुआत 1875 में होती है और दक्कन विद्रोह का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। रजनी पामदत्त ने वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये बात बिल्कुल सत्य था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो 28 दिसंबर 1885 को स्थापना होती है। 1905 में दारविदी नीति को अपनाती है और इसमें कुछ बदलाव होता है जिसकी आलोचना करते हैं रजनी पामदत्त, और इनके अनुसार कांग्रेस जो साम्राज्यवाद से लड़ती भी है और उसको सहयोग भी करती है। कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ठीक है, तो द हिंदू भी था, बंगाली भी था, द भारता भी था, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र था और यह राष्ट्रवादी पत्रिका नहीं थी, जबकि द हिंदू, बंगाली सभी राष्ट्रवादी पत्रिका थे। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, इन सभी का सही मतलब वो बताना है। तो देखिए यहाँ प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग, लोक हितवादी यंग इंडिया का गांधी जी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और रहनुमाई माजदान नौरोजी फरदोनी जी। ठीक है, तो वही हो जाएगा कि रहनुमाई मजदायन दादा भाई नौरोजी, जो सत्यशोधक 1873, ज्योतिबा फुले, लोक हितवादी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख, यंग इंडिया गांधी जी, प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सिंह के सहयोग से। ठीक, नीचे दिए गए विकल्प में बताना है कि
किसके यहाँ पे कौन संपादक थे, तो देखिए यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, इसी से हम लोग मिला लेते हैं। तो द हिंदू के हो जाएंगे जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी विजय तिलक बंगाली एस.एन. बनर्जी, बंगाली एस.एन. बनर्जी। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। वहीं सुधारक हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी विजय तिलक बंगाली एस.एन. बनर्जी, द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी विजय तिलक बंगाली एस.एन. बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। विजय तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे थे जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, ठीक है। तो रैंड मर्डर केस में जब अभियुक्त बने विजय तिलक, तब उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी 1897 में, ठीक है। 1897 में विजय तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। यह उपाधि रैंड एम हर्स्ट की हत्या के बाद चले मुकदमे के दौरान दी जाती है। रैंड एम हर्स्ट की हत्या के वजह से इन पे मुकदमा जो चला था, उसकी सिलसिले में इनको दी जाती है लोकमान्य, ठीक है। लोगों के बीच ये चहेते हो गए थे। इस सिलसिले में इनको 18 माह तक जेल में रहे थे। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, तो यह 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा थे, ठीक है। 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा था। भगत सिंह का जन्म जो है 1907 में हुआ था, सितंबर 1907 में हुआ था। उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब भगत सिंह ने बम फेंका तो उनकी आयु थोड़ी सी बस अधिक थी, 21 साल से, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, तो बिल्कुल रॉलेट एक्ट होता। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना होती है रॉलेट एक्ट के विरोध में। जनरल डायर के निर्देश पे इस सभा में गोलियां चला दी गई, जिसमें 900 से अधिक लोग मारे गए। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये हो जाएगा बिहार। और यहाँ पे ना बिहार में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम, यह विद्रोह जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इसके अतिरिक्त बंगाल, असम, महाराष्ट्र आदि में भी जनजातीय विद्रोह हुआ था। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेन्स बर्डन कहा जाता है। किसने कहा था, तो ये कहते सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो उपयुक्त कथन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में दिया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य थे। इन्होंने बिहार राज्य को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है। तो सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पे भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मेन्स बर्डन कहा जाता है। व्हाइट मेन्स बर्डन सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं, व्हाइट मेन्स बर्डन। तो व्हाइट मेन्स बर्डन सच्चिदानंद सिन्हा। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, तो बिल्कुल चंपारण ही था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। इसकी वजह से भारी कमी आई थी। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित किया और प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। बाप रे, वो है बिहार, ठीक है। गांधी जी की वजह से कमी आया, फिर बाद में प्रेरित भी किया गया। भारत में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। इस समय शराब से परहेज करने को कहा गया था और इस क्षतिपूर्ति को कम करने के उद्देश्य से बिहार के तत्कालीन सरकार ने फिर से लोगों को शराब सेवन हेतु प्रेरित किया था और उसी का आज देन है कि बिहार में फिर से शराब बंद करना पड़ा। ये यही मोटिवेशन का देन है। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था, तो ये हो जाएगा फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिए, तो ये हो जाएंगे राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ठीक है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ने के विरोध में 1938 में इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है। 1938 में इस्तीफा दिए थे, राजनीतिक बंदियों को रिहा कीजिए। इस सरकार का गठन भारत सरकार
अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में हुए चुनाव के तहत हुआ था। तो 1937 में चुनाव हुआ थे और 1938 में इस सरकार ने इस्तीफा दे दिया गया कि राजनीतिक बंदियों को रिहा करो। ठीक। तो देखिए इस वीडियो में 66 से लेकर के आपको 64 तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 63 से लेकर लास्ट वाले। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आप लोगों को टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।